सो हेलो ऑल, वेलकम टू सिंजो। आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? आज है एक बहुत प्यारा सा टॉपिक। कई बच्चे आज के इस लेक्चर को मतलब देखते देखते सोच रहे होंगे कि अगर वो न्यूटन के सर पे एप्पल की जगह नारियल गिर जाता तो क्या होता। तो इतना सारा हमें पढ़ाई नहीं करना पड़ता शायद। लेकिन ग्रेविटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप क्या ही कर सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे सवालों के साथ। तो चलो, जो पहला सवाल वो आपके सामने। चलिए। हाँ जी। हाँ जी बेटा, बिना देरी किए पेन कॉपी उठाओ और सवाल सॉल्व करने लग जाओ। जल्दी जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सवाल को सॉल्व करो। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो। हाँ ठीक है, तो चलो, हो गया। अब मैं करता हूँ। अब है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर वेयर द resultant gravitational field due to the earth and the moon is zero. The mass of the earth is 6.0 into 10 to the power 24 kg, and the mass of the moon is 7.4 into 10 to the 22 kg. The distance from the moon is, अच्छा, 4 into 10 to the power 5 किलोमीटर। अच्छा, अब देखो इस सवाल को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सपोज कर लो ये है अर्थ, ठीक है, और ये है हमारा मून, छोटा सा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो क्या है? 4 into 10 to the power 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमें ये बीच में कोई सा पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो आता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि जो अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 into 10 to the power 5 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा। नाउ सपोज कर लो U1 है ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम द अर्थ। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? Gm/r²। आर मतलब क्या है यहाँ पे? x²। और अब सपोज कर लो E2, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है कहाँ से? मून से। तो वो क्या आएगा? वो आएगा, हम्म वो कितना आएगा? E2 आएगा जी। अच्छा, ये तो एम ऑफ अर्थ है, ठीक है, फॉर्मूला में। तो Gm ऑफ मून अपॉन इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा? वो आएगा 4 into 10 to the power 5 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये U1 और E2 कैंसिल आउट करते हैं इच अदर को, इसलिए तो उस पॉइंट पे जीरो होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें U1 इक्वल टू E2 कर देना पड़ेगा, बस। यही है खेल। तो जी, मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ है 6 into 10 to the power 24 अपॉन x² इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ मून इज 7.4 into 10 to the power 22 kg अपॉन 4 into 10 to the power 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा फाइनली, ठीक है, वो इक्वेशन कितना आएगा? वो इक्वेशन आएगा x/4 into 10 to the power 5 इक्वल टू 9। तो ऐसे जो x का वैल्यू निकल के आएगा, x इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 5 किलोमीटर। आप एक बार कैलकुलेशन चेक करके देख लेना, अगर कुछ गलत निकले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ये वैल्यू पहले से ही मतलब कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए मैंने पुट कर दिया बस। ठीक है, तो यहाँ पे तो उतना जगह भी नहीं है, इसलिए मैंने पहले पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है। मैंने बस वो वैल्यू देख के बस पुट कर दिया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलो हम
अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। और ये क्या हुआ, ओवर राइट हो गया। साइड थोड़ा गड़बड़ हो गया है लगता है, ठीक है। कोई बात नहीं। आप ये जो दूसरा सवाल है इसे करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ये जो दूसरा सवाल है इसे सॉल्व करो। हो गया। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ मास of m at rest is broken into two pieces of m and m minus m. The two masses are separated by distance apart. The gravitational force between them will be maximum when the ratio of m is to m1 minus in two parts will be। अच्छा, ये तो बढ़िया सवाल है। बढ़िया सा सवाल है, मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो हमें पहले सपोज कर लो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए फिजिकल टू क्या होता है? जल्दी से बता बता भाई। ए फिजिकल टू क्या होता है? ए फिजिकल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा इसको थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ए फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो m1 m2 है वो क्या है, m है, और m माइनस m है। तो जी m m माइनस m अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले इस f को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी एफ अपॉन डी एम। एफ को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू m। तो चलो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, तो डी एफ अपॉन डी एम। इसको मिटा देते, नहीं नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा डी एफ अपॉन डी एम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं डी एफ अपॉन डी एम विच इक्वल टू क्या आएगा बेटा? पहले आएगा क्या, जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू वन एम माइनस एम प्लस एम जीरो माइनस वन। ये तो स्लाइड से बाहर चला गया थोड़ा, ठीक है। तो ए आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर एम माइनस टू एम। अब मैक्सिमम होने के लिए ये जो डी एफ अपॉन डी एम, इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो ये तो मल्टीप्लाई में है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो जीरो नहीं हो सकता। आर का वैल्यू भी जीरो है तो कांस्टेंट है, तो वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम माइनस टू एम को जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो एम इक्वल टू क्या आएगा, टू एम आएगा। तो एम इज इक्वल टू टू एम। अब हमें किसका रेशियो निकालना पड़ेगा, एम, जो फाइनल आंसर होगा, वो जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो है एम अपॉन एम माइनस एम। তাহলে now we put the value of big M, so M upon 2M minus M which is equal to M upon M। तो M से M मर गया, इसका वैल्यू आया 1:1। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको मिलता है +4 नंबर। अगर आपने ठीक कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो तीसरा सवाल है उस सवाल की तरफ। चलो, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। इससे एक और दो, एक से दो सवाल आता ही आता है नीट में, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो। ग्रेविटेशन के बिना अधूरा है क्वेश्चन पेपर, आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और एक एक ये क्वेश्चन। ये आसान सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 1 से 2 लाइन का इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलो, हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट 5 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड 5 किलोमीटर बिलो द सरफेस। अच्छा, तो इसके लिए अब बताओ। मैं तो नहीं बताऊंगा, बता बता फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला फिर से तू भूल गया ना, मुझे पता था तू भूल जाएगा, ठीक है। आप याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तो जो हाइट में जो ग्रेविटी, मतलब अगर सपोज कर लो ये अर्थ है, अर्थ के एच हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो याद रखना, ठीक है। वो होता है जी इक्वल टू जी जीरो
वन माइनस टू एच अपॉन आर होता है, ठीक है। ये होता है, और ये है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो सरफेस में होता है 9.8। ठीक है, तो हम उसका वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा कितना, आएगा 9.8 इंटू वन माइनस एच दिया है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 2h, 2 इंटू 5 अपॉन 6400। तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो लगभग आएगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू में मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले से, आप एक बार चेक कर लेना। और ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट अब है अर्थ के सरफेस से नीचे नीचे की तरफ। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये है अबोव, ABOVE, अबोव सरफेस। ये है बिलो, ठीक है। तो ये आएगा G=G0 इंटू वन माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, तो ये आएगा 9.8, वन माइनस एच है 5 अपॉन 6400। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, ये आएगा 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, ये सवाल आसान था। तो फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलो हम जो हमारा अगले सवाल है, बिना वक्त गवाए, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम भी बर्बाद ना हो। ठीक है, तो हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो और ये जो सवाल है इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करो। और लड़के लोग, थोड़ा पढ़ाई में फोकस करो, ठीक है। रील्स रील्स के चक्कर में अपना एग्जाम मत खराब कर लेना, ठीक है। रील्स देखते रह जाओगे तो पूरा जिंदगी हो जाएगा आपका रील वाला जिंदगी। ठीक है, तो हो गया। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन देख लो। एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज L1 इफ 1 ईयर ऑफ अर्थ इक्वल टू D days। अच्छा, टाइम पीरियड है। तो 1 ईयर ऑफ अनदर प्लैनेट हुज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज L2 विल बी। तो बता भाई, हमें यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें लॉ अप्लाई करना पड़ेगा वो लॉ है केप्लर्स का, केप्लर्स का लॉ। और केप्लर्स का लॉ कौन सा लॉ, थर्ड लॉ, शायद थर्ड लॉ था या। ठीक है, तो वो लॉ था क्या, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L³। ये था लॉ। तो हम पहले हम क्या करेंगे, तो हमें T1² इक्वल टू क्या आएगा, L1³। अब T2² क्या आएगा, L2³। ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है T। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, 1/2 कर देंगे, 1/2। तो हमारे पास क्या आएगा, D/T2 होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा L1/L2 का होल क्यूब। तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या क्या आएगा, T2/D का होल स्क्वायर आएगा L2/L1 का क्यूब। आ गया। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो T2/D आएगा L2/L1 का टू दी पावर 3/½ और यहाँ से यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा T2 = D मल्टीप्लाइड बाई L2/L1 टू दी पावर 3/2। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें तो ऐसा दिक्कत होने की तब होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बेटा इसकी तरह बनो, आग बनो आग। ठीक है, पूरा जोश एग्जाम में लगा दो। ठीक है, आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, एग्जाम है। ठीक है, अपना पूरा जो एनर्जी है, पूरे एनर्जी को इधर उधर
मतलब अगर एनर्जी स्प्लिट हो गया तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। पूरा एनर्जी को एक साथ लाओ और पूरा एनर्जी कहाँ पे लगा दो बेटा, पूरा एनर्जी एग्जाम पे लगा दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप एग्जाम में टॉप करो। अरे यार, ये जो स्लाइड है ना, अरे यहाँ पे इतना फॉर्मूलाज है, चीट मत कर लेना बेटा, ठीक है। तो यह है हमारा आज का आखिरी सवाल, आज के लिए आखिरी सवाल होने वाला है ये। तो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो, और आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करो। हाँ, सॉल्व करो। हम्म। सॉल्व करो रे बेटा जी, सॉल्व करो रे बेटा जी, हो गया। तो चलो, हम हम एक बारी में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सैटेलाइट इज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8,000 किलोमीटर, दिस इज करेक्ट। हाँ हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। तो with what speed should this satellite be projected into the orbit? What will be the time period? अच्छा, मतलब पहले तो हमें निकालना पड़ेगा भी, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड, ठीक है। सपोज कर लो, सैटेलाइट का जो स्पीड है, लेट स्पीड इज वी। अब अब हमें पता है जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, ठीक है। सेकेंड लॉ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन क्या होता है, एक वी स्क्वायर बटे आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो छोटा एम से छोटा एम मर गया, आर से आर स्क्वायर का एक आर मर गया। तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया, वी स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया है जी एम अपॉन आर। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, ये तो हम लिख सकते हैं। अब ये नहीं बताऊंगा मैंने ये कैसे लिखा, ठीक है। अब निकाल लो कैसे, मैंने यहाँ से यहाँ पे निकाल लिया, मतलब लिख लिया। अगर आप मतलब, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो जी का वैल्यू है वो है 9.8, जो आर का वैल्यू है वो क्या है 6400, और जो स्मॉल आर का वैल्यू है वो कितना है 8,000 दिया है। यहाँ से 0,000 गया, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको तो वैल्यू आएगा 7.08 किलोमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गया। अब हमें, अब तो जगह नहीं बचा है, थोड़ा ही जगह बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है टी इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 पाई आर अपॉन वी होता है। तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर इज 8,000, सॉरी 800 लिख दिया, 8,000 बाई वी, वी तो कितना आया, वी आया 7.08, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लो, और ये कितना आएगा, ये आएगा 118। तो कैसा लगा आप सब लोगों को, मतलब मेरा ये जो सवाल था, ठीक है। तो ये सीरीज आप लोगों को कैसे हेल्प कर रहा है, अगर आप आखिरी तक पहुंच गए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा बुरा लगा, मैं क्या आप लोगों के लिए इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जेई एडवांस का भी एक सीरीज आए, उसमें से मतलब उसमें तगड़े तगड़े सवाल होंगे, इरोडोप से भी सवाल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू। और अगर आपको किसी चैप्टर में लगे कि और सवाल आपको करने हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, साइनिंग।